आज की कहानी एक छोटी सी पिशाचनी के बारे में है जिसका नाम है वेडनेसडे, जो अपनी अनियंत्रित शक्तियों की वजह से अपने माता पिता के लिए मुश्किल बन गई थी। उसे नियंत्रित ना कर पाने के कारण उसके माता पिता उसे एक विशेष अकादमी में भेजने का फैसला करते हैं, जहां उसके जैसे ही असाधारण शक्तियों वाले बच्चे पढ़ते हैं। इनमें कुछ वैम्पायर हैं, कुछ मॉन्स्टर, कुछ वेयरवुल्फ और यहां तक कि जलपरियां भी हैं। इस अकादमी में पहुंचते ही वेडनेसडे कई खतरनाक रहस्यों को उजागर करती है जो उसके पूर्वजों के अतीत से जुड़े हैं। ये रहस्य कितने भयानक हैं और इनका क्या मतलब है, यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी होगी। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची वेडनेसडे को देखते हैं। आज उसका अकादमी में पहला दिन है। उसकी पसंद नापसंद बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। जब वह अकादमी में अपने लॉकर को खोलती है तो उसे वहां उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वह अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे छूते ही उसे एक दृश्य दिखाई देता है। उसमें वह देखती है कि कुछ शरारती लड़कों ने उसके भाई को बांधकर लॉकर में बंद कर दिया था। गुस्से में वह उन शरारती लड़कों के पास जाती है जो उस वक्त स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। वह वहां कुछ मांसखोर पिरान्हा मछलियां छोड़ देती है। यह देखकर सभी डर कर भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़का बच नहीं पाता। वेडनेसडे के इस हरकत की वजह से उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाता है। यह पहली बार नहीं था कि वेडनेसडे ने ऐसा कुछ किया हो। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे पहले भी कई स्कूलों से निकाला जा चुका था। अब उसके माता पिता यह फैसला करते हैं कि उसे एक ऐसी अकादमी में भेजा जाए जहां उसके जैसे ही असाधारण बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह वे वेडनेसडे को लेकर उस अकादमी की ओर रवाना होते हैं। अकादमी के पास एक जंगल में हम एक शिकारी को देखते हैं। वह जंगल के गहरे हिस्से में पानी पी रहा होता है। तभी अचानक एक अजीब सी चीज उसकी ओर बढ़ती है। वह उसे देखता है, लेकिन वह चीज उसे क्रूरता से मार देती है। इधर वेडनेसडे और उसका परिवार अकादमी के प्रिंसिपल के पास पहुंचता है। प्रिंसिपल एक आउटकास्ट है, यानी वह इच्छाधारी है और किसी का भी रूप धारण कर सकता है। इस अकादमी में जलपरियां, वेयरवुल्फ, पिशाचनियां जैसे आउटकास्ट बच्चे पढ़ते हैं। वेडनेसडे को उसका कमरा दिखाया जाता है जहां उसकी रूममेट एनी रहती है। लेकिन वेडनेसडे को एनी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह रंग बिरंगी चीजें पसंद करती है, जबकि वेडनेसडे को सिर्फ काला रंग पसंद है। वह गंभीर चेहरा बनाकर कमरे में खड़ी रहती है। यह देखकर एनी पूछती है कि क्या वह ठीक है। जवाब में वेडनेसडे के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत अजीब है। यह सुनकर वेडनेसडे गुस्से में अपने पिता की ओर देखती है, जिससे वे चुप हो जाते हैं। एनी वेडनेसडे को अकादमी दिखाने ले जाती है। वह उससे सोशल मीडिया के बारे में पूछती है, लेकिन वेडनेसडे जवाब देती है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये लोगों को भटकाने का एक माध्यम है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले वे उसे कहते हैं कि वह इस बार इस अकादमी से भाग नहीं पाएगी। जवाब में वेडनेसडे कहती है कि वह जरूर कोशिश करेगी। जाने से पहले उसके पिता एक कटा हुआ हाथ वहां छोड़ जाते हैं ताकि वह वेडनेसडे पर नजर रख सके बिना उसे मताए। इधर जंगल में पुलिस उस मृत शिकारी का टुकड़ों में बंटता शव पाती है। यह तीसरी बार था जब ऐसी घटना हुई थी जिससे पुलिस बहुत डरी हुई थी। वेडनेसडे अपने कमरे में रंग बिरंगे कागजों को फाड़ देती है और एनी को कहती है कि वह उसे परेशान न करे, क्योंकि अब वह अपने उपन्यास लिखने में व्यस्त है। लेकिन एनी तेज आवाज में गाना बजाकर नाचने लगती है। इससे वेडनेसडे गुस्सा हो जाती है और उसे गाना बंद करने को कहती है। एनी, जो आधी इंसान और आधी वेयरवुल्फ है, उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे जरा भी नहीं डरती। तभी उनकी टीचर वहां आती है और वेडनेसडे को स्वागत में एक फूल देती है। अगले दिन सुबह वेडनेसडे अकेले कहीं जा रही होती है। तभी वह देखती है कि उसके पिता का छोटा हुआ पटा हुआ हाथ चुपके से उसका पीछा कर रहा है। एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद अचानक एक मूर्ति उस पर गिरने लगती है, लेकिन एक लड़का जेवियर उसे बचा लेता है। इस घटना में वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वह जेवियर को धन्यवाद नहीं देती।
बल्कि कहती है कि उसने उसकी बेहतरीन मृत्यु को बर्बाद कर दिया। जेवियर हैरान होकर बताता है कि बचपन में वेडनेसडे ने उसे बचाया था, जब कुछ लोग उसे गलती से जला रहे थे, इसलिए उसने उसे बचाया। लेकिन वेडनेसडे को यह घटना याद नहीं। उसी रात वेडनेसडे अपने उपन्यास लिख रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वह अपने बिस्तर पर उस कटे हुए हाथ को देखती है। वह उसे पकड़कर पूछती है कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है। हाथ बताता है कि उसके पिता ने उसे उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा था। वेडनेसडे उसे कहती है कि अब वह उसके लिए काम करेगा, न कि उसके पिता के लिए, वरना वह उसे बंदी बना लेगी। यह सुनकर हाथ उसकी बात मान लेता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वेडनेसडे के दिमाग में कोई समस्या है। लेकिन वेडनेसडे उस कटे हुए हाथ की मदद से वहां से भागने का बहाना बना लेती है। भागते वक्त वह एक व्यक्ति से टकरा जाती है और उसे छूते ही उसे उस व्यक्ति का भविष्य दिखाई देता है। वह देखती है कि वह व्यक्ति कुछ ही देर में एक दुर्घटना में मर जाएगा, लेकिन वेडनेसडे उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसी खूनी घटनाएं पसंद थी। वह एक कैफे में जाती है जहां उसकी मुलाकात टाइलर नाम के एक वेटर से होती है। टाइलर परेशान है क्योंकि उसका कॉफी मेकर खराब हो गया है। वेडनेसडे कहती है कि वह उसका कॉफी मेकर ठीक कर सकती है, बशर्ते टाइलर उसे स्टेशन तक छोड़ दे। टाइलर इस शर्त पर राजी हो जाता है। वेडनेसडे मशीन ठीक कर देती है और टाइलर उसे अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद स्टेशन छोड़ने का वादा करता है। जब वेडनेसडे कैफे में इंतजार कर रही होती है, तभी कुछ शरारती लड़के वहां आकर उसे परेशान करने लगते हैं। गुस्से में वह उनकी जमकर पिटाई कर देती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। ये पुलिस वाला टाइलर का पिता होता है। उसी वक्त प्रिंसिपल वहां आ जाती है और माफी मांगते हुए वेडनेसडे को वापस अकादमी ले जाती है। रास्ते में प्रिंसिपल उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उसने अकादमी से भागने की कोशिश की थी। तभी वे देखते हैं कि रास्ते में एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें वही व्यक्ति मर गया जिससे वेडनेसडे टकराई थी। प्रिंसिपल प्रार्थना करती है कि वह बच जाए, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वह पहले ही मर चुका है। यह सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती है। उसी रात वेडनेसडे अंधेरे में वायलिन बजा रही होती है, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी एनी वहां आती है और उस कटे हुए हाथ को देख लेती है। वेडनेसडे उसे बताती है कि यह अरंग परिवार का सदस्य है। इधर हम रॉय नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब का पन्ना फाड़ लेता है। दूसरी ओर वह कटा हुआ हाथ टाइलर के घर पहुंच जाता है। टाइलर पहले डर जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वेडनेसडे ने उसे भेजा है। हाथ के साथ वेडनेसडे का फोन नंबर भी होता है। टाइलर जब उसे फोन करता है तो वेडनेसडे बताती है कि अगले दिन अकादमी में एक समारोह है जिसमें सभी बच्चे आएंगे। वह वहां से भागना चाहती है और अगर टाइलर उसकी मदद करेगा तो वह उसे एक शानदार उपहार देगी। टाइलर इस बात पर राजी हो जाता है। समारोह के दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे पर खास नजर रख रही होती है, क्योंकि वह पहले भागने की कोशिश कर चुकी थी। वेडनेसडे एक व्यक्ति को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। भागने के दौरान टाइलर वहां आ जाता है और वेडनेसडे उसे वादे के मुताबिक एक उपहार देती है, जो उसके पिता के पुलिस डिपार्टमेंट की फाइलें होती है। जब वेडनेसडे उन फाइलों को लेकर जा रही होती है, तभी उसका रॉय से टकराव हो जाता है। रॉय उस वक्त जंगल की ओर भाग रहा होता है। टकराने पर वेडनेसडे को उसका भविष्य दिखता है, जिसमें वह देखती है कि रॉय कुछ ही देर में क्रूरता से मारा जाएगा। वह रॉय को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में चली जाती है और उसे जंगल में न जाने की चेतावनी देती है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। लेकिन रॉय जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर उसे एक पेड़ से लटका देता है। वह कहता है कि खतरा वह नहीं, बल्कि वही खतरनाक है। वह बताता है कि उसी ने उस दिन मूर्ति को वेडनेसडे पर गिराने की कोशिश की थी। रॉय उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह तस्वीर उसके पिता ने 25 साल पहले बनाई थी। इसमें जो लड़की है वह कोई और नहीं
बल्कि वेडनेसडे खुद है। यह तस्वीर उसकी मां के अकादमी में पढ़ने के समय की थी। रॉय कहता है कि उसे वेडनेसडे को रोकना होगा, वरना वह इस अकादमी और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। वेडनेसडे यह सब सुन रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एक मॉन्स्टर रॉय पर हमला करता है और उसे मार देता है। नए सवाल। वेडनेसडे अपने कमरे में लौट आती है और भागने की योजना बदल देती है, क्योंकि अब उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोचती है कि वह अकादमी और दुनिया के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है। मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों नहीं ली? सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके पिता ने किसे मारा था और क्यों। उसने एक मॉन्स्टर नहीं देखी थी, लेकिन वहां कोई शव नहीं मिलता। पुलिस पूछती है, इसने रॉय को जंगल की ओर जाते देखा था, लेकिन प्रिंसिपल इसका विरोध करती है और कहती है कि कोई मृत्यु नहीं हुई। रॉय जिंदा है और अकादमी से भाग गया है। वह यह भी कहती है कि पुलिस को वेडनेसडे की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे मानसिक समस्याएं हैं और उसका इलाज चल रहा है। यह कहकर प्रिंसिपल वहां से चली जाती है। तभी रॉय वहां आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे खुद हैरान हो जाती है। इस घटना के बाद अगले दिन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां वह डॉक्टर से पूरी आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह जो देखती है उसी पर विश्वास करती है और उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जब वह अकादमी लौटती है तो उसे पता चलता है कि रॉय को अकादमी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। वेडनेसडे अपने कटे हुए हाथ को रॉय पर नजर रखने के लिए भेजती है, क्योंकि उसे रॉय पर शक था। उसका शक सही निकलता है। हाथ देखता है कि रॉय बाथरूम में जाकर अपना रूप बदल लेता है। पहले वह एक बूढ़ा व्यक्ति बनता है, फिर प्रिंसिपल का रूप धारण करता है। यह देखकर हाथ वेडनेसडे को सब कुछ बता देता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि उस दिन प्रिंसिपल ने ही रॉय का रूप धारण किया था ताकि उसकी मृत्यु को छुपाया जा सके। इसका कारण बाद में सामने आएगा, परंतु फिलहाल वेडनेसडे को सजा के तौर पर एक गतिविधि में हिस्सा लेना पड़ता है। प्रिंसिपल के कहने पर वह एक लैब में शामिल होती है, जहां केवल एक लड़का होता है, जिसका नाम है एक्विनी। पहले ही दिन वेडनेसडे की उससे दोस्ती हो जाती है। लैब में जेवियर उसके बगल वाली सीट पर बैठने को कहता है। यहां हमें जेवियर की शक्ति के बारे में पता चलता है। वह किसी भी तस्वीर को जीवित कर सकता है। वह वेडनेसडे को एक मकड़ी की तस्वीर बनाकर उसे जीवित करके दिखाता है, लेकिन वेडनेसडे तुरंत उस मकड़ी को कुचल देती है। यहां हमें एक और लड़की बार्सले से परिचय होता है, जो थोड़ी दुष्ट स्वभाव की है। जेवियर और बार्सले के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। परंतु एक दिन वेडनेसडे अपनी रूममेट एनी को लैब में भेज देती है, ताकि प्रिंसिपल को पता न चले, और वह अकेले जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने चली जाती है। वहां उसे रॉय की टूटी हुई चश्मा मिलता है। उसे छूते ही उसे रॉय का अतीत दिखता है। वह देखती है कि रॉय लाइब्रेरी में गया था और उसने एक किताब का पन्ना फाड़ लिया था। वह उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी जाती है, लेकिन उसे किताब नहीं मिलती। तभी जेवियर वहां आ जाता है। दोनों बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि बार्सले वहां आ जाती है। बार्सले जेवियर से अपने रिश्ते को ठीक करने की बात करती है, लेकिन जेवियर मना कर देता है। बार्सले को लगता है कि जेवियर वेडनेसडे की वजह से ऐसा कर रहा है। दरअसल बार्सले जेवियर को पसंद करती थी और इसीलिए वह वेडनेसडे को अपनी दुश्मन मानती थी। वह प्रतिज्ञा करती है कि अगले दिन की नाव प्रतियोगिता में वह वेडनेसडे और उसके दोस्तों को सबक सिखाएगी। वेडनेसडे फैसला करती है कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और हर हाल में जीतेगी। प्रतियोगिता से पहले नियम बताए जाते हैं कि कोई नियम नहीं है, बस गुफा से जीत का झंडा लेकर जल्दी लौटना है। यहां हमें बार्सले की शक्ति पता चलती है। वह किसी भी जलपरी को नियंत्रित कर सकती है। वह जलपरी को इशारे से वेडनेसडे की नाव पर हमला करने को कहती है। जलपरी एक एक कर सभी को रास्ते से हटाती है,
लेकिन जब वह वेडनेसडे की नाव के पास आती है तो वह उसे रोक देती है। आखिर में 3 नावें किनारे तक पहुंचती है। वेडनेसडे, बार्सले और जेवियर की नाव में छेद कर देती है, जिससे उनकी नाव डूब जाती है। जब वेडनेसडे झंडा लेकर लौट रही होती है तो उसे एक दीवार पर छूने से एक दृश्य दिखता है, जिसमें वह एक लड़की को देखती है जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। उसके हाथ में एक किताब है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है। जब उसे होश आता है, वह जल्दी से झंडा लेकर अपनी नाव तक पहुंच जाती है। जलपरी फिर से उसकी नाव पर हमला करती है, लेकिन कटा हुआ हाथ उसे जोर से मारता है। वेडनेसडे अपनी नाव से तीर निकालकर बार्सले की नाव में छेद कर देती है, जिससे वह भी डूब जाती है। इस तरह वेडनेसडे की टीम जीत जाती है। यह पिछले 4 सालों में पहली बार था कि बार्सले के अलावा कोई और जीता। इससे बार्सले बहुत गुस्सा हो जाती है। एक रात वेडनेसडे उस मूर्ति के पास जाती है, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। जैसे ही वह किताब पढ़ना शुरू करती है, एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वहां उसे अपने माता पिता से जुड़ी कई चीजें मिलती है, साथ ही वह किताब भी जिसे वह ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही वह किताब की ओर बढ़ती है, कोई पीछे से उस पर हमला करता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वह देखती है कि उसके हाथ बंधे हैं और सामने कई लोग मास्क पहनकर खड़े हैं। लेकिन वह उनकी आवाज से समझ जाती है कि यह बार्सले है। वह अपने हाथों की रस्सी खोल लेती है और वहां से भागने से पहले कहती है कि वे अभी भी उसे किडनैप करने में कामयाब नहीं हुए। वह अपने कमरे में लौटकर उस फटे हुए पन्ने को किताब में जोड़ती है और उसे पढ़ने लगती है। इधर प्रिंसिपल एक प्रोजेक्ट देती है, जिसमें सभी को शहर जाकर दुकानों में काम करना है। वेडनेसडे जेवियर को वह किताब दिखाती है और पूछती है कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानता है। जेवियर कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे सलाह देता है कि अगर वह और जानना चाहती है तो उसे जादूगरनी के पुराने घर जाना चाहिए। सभी अलग अलग दुकानों में काम करने जाते हैं। वेडनेसडे के अजीब व्यवहार की वजह से कोई उससे खाना नहीं खरीदता। बाद में वह अपने दोस्त के साथ जादूगरनी के घर जाती है। वहां उसे कई चीजें मिलती है, साथ ही एक पेंटिंग जिसमें वह उस लड़की को देखती है जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। यह वही लड़की थी जिसे उसने गुफा के पास अपने दृश्य में देखा था। वहां उसे वह किताब भी मिलती है, लेकिन वह नकली थी क्योंकि उसके सारे पन्ने खाली थे। तभी वहां एक महिला आती है जो बताती है कि असली किताब चोरी हो गई थी। वह यह भी बताती है कि जहां वह खड़ी है वह जादूगरनी का असली घर नहीं है, चूंकि टाइलर वहां कई सालों से था। इसलिए वेडनेसडे उससे जादूगरनी के असली घर के बारे में पूछती है। टाइलर उसे वह असली घर दिखाता है। एक दिन वेडनेसडे अकेले उस घर में जाती है। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उसे देखकर नाराज हो जाता है। वह कहता है कि यह उसका घर है और वेडनेसडे यहां क्या कर रही है। वह इसे वहां से जाने को कहता है। तभी कटा हुआ हाथ उस व्यक्ति पर हमला करता है और वह चला जाता है। वेडनेसडे वहां बहुत खोजबीन करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब वह जाने लगती है तो वह एक दरवाजे को छूती है और अतीत का एक दृश्य दिखता है। उसमें वह जादूगरनी को देखती है जो एक लड़की को पिशाचनी साबित करके एक कमरे में बंद कर देती है। यह वही लड़की थी जिसे वेडनेसडे ने अपने दृश्य में देखा था। उस कमरे में कई और आउटकास्ट बंद थे। जादूगरनी को शैतान मानकर उन्हें वहां बंद किया गया था। फिर उस कमरे में आग लगा दी गई थी। कहानी का अंत सीजन 1 पार्ट 1। इस कहानी का पहला भाग खत्म होता है। यह सीजन 1 का पार्ट 1 है। कुल 5 सीजन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं। अगला भाग चाहिए तो जरूर बताएं।